और अब खबरों की तफसील। यूरोप के सबसे बड़े पावर प्लांट पर यूक्रेन ने दोबारा कंट्रोल कर लिया। यूक्रेनी मीडिया ने यह दावा किया है, ख्याल है कि इस पावर प्लांट पर रूस ने जुमे को हमला किया था और इसके फौज न्यूक्लियर प्लांट के अहाते में दाखिल हो गई थी। इस बीच यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर रूस की बमबारी लगातार जारी है। कीव, खार्किव समेत दीगर शहरों पर रूस के हमले जारी हैं। रूसी फौज ने ओडिशा में एक पुल को धमाके से उड़ा दिया। यूक्रेन के बंदरगाही शहर मारियोपोल को रूस ने ब्लॉक कर दिया है। तो यूक्रेन के सदर ने नेटो के तर्ज अमल पर बरहमी का इजहार किया। नेटो के इजलास में यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की तजवीज़ मुस्तरद किए जाने पर ज़ेलेंस्की भड़क उठे। इन्होंने वीडियो बयान में कहा कि नो फ्लाई जोन बनाने से इनकार करके नेटो ने रूस के लिए बमबारी की राह को हमवार कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जिन मुल्कों ने नो फ्लाई जोन बनाने की तजवीज़ को मुस्तरद किया वो हलाकतों के जिम्मेदार होंगे। और इन सब के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से हिंदुस्तानियों के इनखला का सिलसिला भी जारी है। आज अलग सुबह रोमानिया से 232 हिंदुस्तानियों को लेकर फ्लाइट दिल्ली पहुंची। Very difficult situation for us to live there, and we thankful to all Indian government to evacuate us here, and we are very thankful. Embassy also came to us to take us on the flight, and we are very safe here now. बहुत अच्छा लग रहा है और सच में बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी सरकार का कि सबके बच्चे उन्होंने मतलब इतना पेन लेके वापस लाए हैं। नहीं तो पेरेंट्स तो बिल्कुल हेल्पलेस थे, हम पैसे से भी कुछ भी नहीं कर पाते, बच्चे को कैसे वापस लाते। तो वास्तव में सच में देश को ऐसी सरकार की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने हमें बहुत हेल्प किया, पर रोमानिया बॉर्डर से दिल्ली आने तक, पर एक्चुअली उन्हें जो हेल्प करना चाहिए था, जहाँ पे एक्चुअली वॉर हो रही है, जहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, वहाँ से हेल्प इवैक्यूएशन होनी चाहिए थी। अभी भी मेरे फ्रेंड्स जो यूक्रेन में है, एक सिटी में सुमी पोस्टिन, वहाँ पे फंसे हुए हैं, वहाँ पे लगातार बॉम्ब्स हो रहे हैं, पर उनकी अभी कोई हेल्प नहीं है। आई एम थैंकफुल कि रोमानिया बॉर्डर के बाद हमें हेल्प मिली और हम यहाँ आ पाए, उसके लिए मैं गवर्नमेंट का बहुत थैंक करता हूँ। The Indian embassy helped us to after we crossed the border after Poland. They provided us food and shelter in a hotel, and also provided us bus to go to the airport and arrange this flight. They're also helping students for the domestic travel, but we are choosing to go by ourselves. I am Diksha Khanna from Kharkiv National Medical University. I was stuck there in Kharkiv, Ukraine. I'm a 4th course medical student, and obviously the situation there is disastrous, but the Indian government and the Indian embassy has provided all the possible arrangements they could do to get us out. Of course, we were in the active war zone area, so they couldn't enter directly, but we reached Lviv and then Poland, and after that they were of a huge help, provided us with food, accommodation, travel facilities, everything, and a big thank you to them. मरकजी हुकूमत के ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाने की मुहिम जारी और अब तक हज़ारों शहरी अपने घरों को बाहिफाजत वापस आ चुके हैं। यूक्रेन के कीव और पोल्टावा शहर में फंसे मेरठ के कई तलबा अपने घरों को पहुंचे। जंग के दौरान यूक्रेन से निकलकर पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर तक मुश्किल और खौफनाक सफ़र तय करके ये पहुंचे। इन तलबा से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। यूक्रेन के कीव और पोल्टावा शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे मेरठ के 2 भाई शारिक और ताबिश बहुत मुश्किल दौर से गुजरकर जंग के हालात में वहां से बाहर निकलकर और इस वक्त अपने घर मेरठ पहुंचे हैं। घर पहुंचने पर इनके जो अहले खाना हैं उन्होंने राहत की सांस ली है, लेकिन किन हालात से वो गुजरे और किस तरह का वहाँ मंजर था, अभी कितने लोग वहाँ फंसे हुए हैं, इस ताल्लुक़ से हम इनसे ही बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ताबिश, आप कब एडवाइजरी जारी हुई और कब आपको लगा कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब हमें निकलना चाहिए, लेकिन आप निकल नहीं पाए? देखिए, फर्स्ट एडवाइजरी जो जारी हुई थी ऑफिशियली एम्बेसी की तरफ से, वो तो 15 फेब को हुई थी, लेकिन उस एडवाइजरी में बिल्कुल भी कुछ भी क्लियर नहीं था। उसमें था कि स्टूडेंट्स और सिटीज़न में लीव मतलब छोड़ जा भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब क्लियर नहीं था बिल्कुल भी। और ऊपर से क्लास भी ऑफलाइन थी। हमने ट्वीट्स वगैरह किए कि प्लीज़ ऑनलाइन करवाइए, प्रेशर डालिए, कुछ नहीं हुआ।
धीरे धीरे हालात और ख़राब ही होते गए और यूनिवर्सिटी उन्होंने ऑफलाइन ही रखी, तो फिर हम कहाँ से निकलते वहाँ से, स्टूडेंट्स कहाँ से निकलते। मेन जो पॉइंट था स्टूडेंट्स का वो यही था कि ऑफलाइन क्लासेस हैं, कैसे जाएं। हमने सोचा कि कोई नहीं करा लेंगे, लेकिन फिर एयर स्पेस ही बंद हो गया, हम कहाँ से कुछ कर पाते। शारिक, आप जो निकले वो कीव से निकले, जहां पर सबसे पहले खार्किव और कीव में ही अटैक हुआ और हालात सबसे ज़्यादा वहां ख़राब रहे। क्या मुश्किल हालात थे और कैसे वहां से फिर आप बॉर्डर तक पहुंचे, क्योंकि बॉर्डर तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई संसाधन नहीं था? जी देखिए, सबसे पहले हमला हुआ था वहाँ पर, वो 24 की नाइट को हुआ था 4:30 पर, जो पहला मिसाइल लॉन्च हुआ था पर एयरबेस पर। उसके बाद एक्चुअली हमने एम्बेसी को कॉल किया, नेक्स्ट डे कॉल किया, तो एम्बेसी का रिप्लाई यही आया कि आप वेट कीजिए, हम आपको बताएंगे, जहाँ हो आप सेफ़ रहिए। हमने उनका 26 तक वेट किया, लेकिन 26 को इतने हालात ख़राब हो गए थे, हर 5 मिनट बाद बम और एयर स्ट्राइक हो रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया, जितने भी हम स्टूडेंट थे, कि अब किसी पे भरोसा नहीं करना है, अपना खुद ही चलना है, स्ट्रगल अपना आगे खुद करना है। फिर हमने मेट्रो ली, मेट्रो के बाद हमने ट्रेन ली, ट्रेन में स्ट्रगल किया, ट्रेन से हम दूसरी स्टेट पहुँचे विनिसिया, फिर वहाँ से टैक्सी की, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद बॉर्डर्स के 20 किलोमीटर तक हम पहुँच गए। उसके बाद हमने वहाँ से पैदल रास्ता तय किया आगे का। फिर वहाँ बॉर्डर के पास हमने पूरी 1 नाइट ऐसे गुजारी, जहाँ पे और भी स्टूडेंट्स थे, लगभग 3000 तक थे, 3000, और उसमें ज़्यादातर जूनियर थे हमारे। अब घर आ चुके हैं बेटे, किस तरह की राहत आप महसूस कर रहे हैं और दूसरों के लिए क्या एक उम्मीद? नहीं, राहत तो मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और सभी से ये रिक्वेस्ट भी है, दरख्वास्त है कि सब्र तहम्मुल से काम लिया जाए। हालात बज़ाहिर पूरे आलम के ख़राब होते हैं, जो ये चीज़ सिचुएशन क्रिएट हुई है, और तमाम ममालिक को भी चाहिए कि सिचुएशन को जो क्रिएट हुई है इसको अमन सुकून की तब्दीली के लिए कोशिश करें। मेडिकल की पढ़ाई यहाँ से बच्चों को करने के लिए भेजते हैं माँ बाप, अब एक तरह से जो है जब आए हैं एक राहत आप लोगों की है, लेकिन अब पढ़ाई के लिए कितना फिक्रमंद है? पढ़ाई के लिए फ़िक्र ये है कि पता नहीं कितना वक्त लग जाए अब, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह इनका जो हालात ख़राब हैं ये ठीक होंगे और फिर सही तरीके से जो वहाँ पढ़ने के लिए बच्चे सभी लोग बच्चे जाएंगे, क्योंकि इनके फ्यूचर का मसला है। किसी का 2 साल बाकी हैं, किसी का 1 साल बाकी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इन बच्चों का जो फ्यूचर ठीक रहेगा। यही उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द से जल्द बेहतर हों और जो बच्चे यहाँ वापस आए हैं एक बार फिर से उन यूनिवर्सिटीज़ में वापस जाएं और अपनी तालीम मुकम्मल करें। लेकिन अभी सबसे पहली ज़रूरत ये है कि जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, वॉर जोन में हैं, उनको बाहर निकाला जाए और उसके लिए कोशिशें तेज़ की जाएं। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। मणिपुर में दूसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग आज हो रही है। पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई है, जो 4 बजे तक जारी रहेगी। 10 अजला की 22 सीटों पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटिंग का अमल जारी है। इन हल्कों में 247 पोलिंग मराकज़ बनाए गए। तकरीबन 8,40,000 वोटर 92 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। रियासत की सियासत के कदावा लीडर और 3 बार वज़ीर आला रह चुके इबोबी सिंह और साबिक नायब वज़ीर आला की तकदीर का फैसला आज बंद हो जाएगा। ईवीएम में दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नागा पीपल्स फ्रंट पहाड़ी अजला में 10 सीटों पर इंतखाबात लड़ी है, जबकि बीजेपी ने सभी असेंबली हल्कों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। और मणिपुर के साबिक वज़ीर आला ने वोट अपना कास्ट किया और लोगों से बढ़ चढ़कर वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने की अपील की। Time and again, we met and we have submitted an application to the Election Commission of India. There should be a free and fair election, so that clear mandate the people of Manipur what they wanted and will know. There should be these people, particularly the BJP, they are trying by hook or crook or by any means, muscle power, money power. These are all the scenario which is happening not only in Manipur and everywhere in the country. I hope and I have full confidence we will win full absolute majority. Or in case if there is any shortage of 1 or 2 seats, then we will think of the other coalition. Political. Yes.
उत्तर प्रदेश में आखिरी मरहले के इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम का आज आखिरी दिन है। 9 अजला की 54 सीटों पर 7 मार्च को पोलिंग है, लिहाजा तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन सभी जमातों के सरकर्दा लीडर एक्शन में नजर आएंगे। बनारस पर सबकी निगाहें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बनारस दौरे के दूसरे दिन पार्टी कारकुनान और मुमताज़ शख्सियात से बातचीत करेंगे। वो अवामी इजलास से भी खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी आज जल्द से जुलूसों और रैलियों में मसरूफ़ रहेंगे। वो सोनभद्र, भदोही और आजमगढ़ में इजलास से खिताब करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के हक में वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़, मिर्ज़ापुर और जौनपुर में अवामी इजलास से खिताब करेंगे, जबकि कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी गाजीपुर में एक्शन में नजर आएंगी। इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। सांबा मानसर रोड पर हादसा, कार 300 फीट गहरी खाई में गिरी, 5 अफराद हलाक, एक शदीद तौर पर जख्मी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां एक कार हादसे का शिकार हो गई। मानसर रोड पर यह हादसा पेश आया। कार में जो अफराद सवार थे उनमें 5 अफराद की मौत हो गई है, एक शदीद तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। कार 300 फीट गहरे खाई में जाकर गिरी। तो बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां सांबा मानसर रोड पर हादसा पेश आया। कार 300 फीट गहरी खाई में गिरी है, 5 अफराद इसमें हलाक हुए, एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। आप तो तस्वीरों में भी देख सकते हैं, हादसे की बात की तस्वीर है जहां पर 5 अफराद हलाक हो गए इस एक्सीडेंट में। जम्मू कश्मीर से इस वक्त ये बड़ी खबर है। सांबा मानसर रोड पर यह हादसा पेश आया। कार 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसमें 5 अफराद की जान चली गई है, जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी है, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे जमोड़ा के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी नीचे खाई में चली गई है। तो इमीडिएटली हमने वहाँ मौके पर रश किया। मानसर से भी आगे जो कि अफसर साहब सांबा से आ गया, SDRF की नफरी भी वहाँ से SDRF टीम जो है वो भी मंगवा ली गई। और जैसे सीनियर अफसर को पता चला, उन्होंने भी DPL से और नफरी भेज दी रेस्क्यू के लिए। तो जब हम मौके पर पहुँचे तो हमने देखा एक जो है उसमें एक इंजर्ड था, उसको इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाकी जब नीचे खाई में जाके चेक किया गया तो वहाँ पे 5 लोगों की जो है वो डेथ हुई है इसमें एक्सीडेंट में। तो अभी वहाँ से डेड बॉडीज हमने निकाल के हॉस्पिटल भेजी हैं। तो अभी इनिशियली तो ये कश्मीर की गाड़ी है, तो वहाँ के ही है ये। अभी पूरी आइडेंटिफिकेशन जो है वो थोड़ी देर में हो जाएगी। 5:30 बजे की। हाँ, मैं साइड में बैठा था इधर, तो आवाज़ आई, मैंने देखा फिर अंधेरा था इधर। जब एक आदमी आपसे आया इधर, बाद जोर से हाय हाय करने लगा। मैं क्या हो गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। मैं कौन सी गाड़ी है? वो नोवा गाड़ी। तो मैं कहाँ, तो अंधेरा था, मैं भी आगे साथ। तो मैं पुलिस वाला लड़का हमारे गांव का, मैं उसी को फ़ोन किया। तो उसने पुलिस वाले भी बात, पुलिस भी आई, बाकी वो भी इकट्ठे हो गए। फिर अभी निकाल नहीं है। पहले भी एक्सीडेंट होते हैं? पहले 3-4 एक्सीडेंट पहले हुए इसी जगह से होते। और यहाँ से सीलिंग लग जाए ना, रीलिंग हो जाए लोहे की, तो फिर ठीक हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को हुनूज ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया। टास्क फोर्स के पेरिस में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। 1 मार्च से 4 मार्च तक चली इस मीटिंग में पाकिस्तान के मुतालिक एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट पर गौर किया गया। 2018 के एक्शन प्लान के नुकात पर पाकिस्तान ने अमल दरामद किया, लेकिन अभी भी कुछ कमी है जिसे पाकिस्तान को दूर करने की कोशिश करनी होगी। FATF के मुताबिक 2021 के वक्त से पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के निज़ाम को बेहतर बनाने की जानिब तेज़ी से इक़दाम किए हैं और मुतल्लिका डेडलाइन की मियाद ख़त्म होने से कबल 7 में से 6 नुकात को मुकम्मल कर लिया है। ताहम पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक पेचीदा तहक़ीक़ात और प्रोसिक्यूशन के हवाले से सिर्फ एक और नुक्ते पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पर 4 महीने के लिए और रख दिया गया है और मुझे नहीं लगता उसको कभी भी हटाया जा सकता है। उसने बड़े पैमाने पर जो शर्तें थी उनको पूरा किया है, लेकिन जो 2 मुख्य शर्तें थी उनको पूरा नहीं किया अभी तक। एक तो टेरर फंडिंग और किया, दूसरा जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। मेरठ में आज सुबह सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। 2 बोगियों को नुकसान पहुंचा। ट्रेन सहारनपुर से दिल्ली जा रही थी और दोराला स्टेशन पर रुकी हुई थी। इसी दौरान बोगी से धुआं उठता दिखाई दिया। खुशकिस्मती से किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे हुकाम के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। इनका मानना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी।
श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में रात जबरदस्त आग लग गई। तमाम 108 मरीजों को दीगर अस्पतालों को मुंतकिल कर दिया गया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट। श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में आग की हौलनाक वारदात में अस्पताल इमारत का 30% से ज्यादा हिस्सा खाकस्तर हुआ, लेकिन इंतजामिया के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले के मुताबिक तमाम 108 मरीजों को दीगर अस्पतालों को मुंतकिल कर दिया गया है और अस्पताल का अमला भी महफूज है। आग अस्पताल की 3 मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से से शुरू हुई और फिर एक धमाके के साथ पूरे अस्पताल में फैल गई। अस्पताल के एक मुलाजिम ने कहा कि वो एक मरीज का एक्सरे निकाल रहा था कि अचानक बिजली चली गई और इसके साथ ही शोर मच गया। जब इन्होंने देखा कि आग लग गई है तो अस्पताल के मुलाजमीन ने तीमारदारों के साथ मिलकर मरीजों को बाहर निकालना शुरू किया। अब्दुल रशीद नामी एक तीमारदार ने बताया कि आग नमूदार होने के थोड़ी देर बाद इन्होंने धमाके की आवाज सुनी और फिर आग तेजी से फैल गई। मुकामी लोगों ने आकर मरीजों को अस्पताल इमारत से बाहर निकालने में तीमारदारों और अस्पताल इंतजामिया की मदद की। फायर सर्विसेज की गाड़ियां भी मौके वारदात पर पहुंची और उनके साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के एहलकार भी पहुंचे। महकमा फायर सर्विसेज ने तेजी से फैल रही आग पर काबू पाने के लिए 2 दर्जन के करीब गाड़ियां काम पर लगा दी और मुकामी इंतजामिया और एसडीआरएफ के एहलकार भी मुकामी नौजवानों के साथ मरीजों को सड़क से अस्पतालों की तरफ मुंतकिल करने में जुट गए। महकमा सेहत ने शहर भर से एम्बुलेंस बुलाकर मरीजों को दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया। फायर सर्विस अमले को आग पर काबू पाने में 3 घंटे का वक्त लगा। जिला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद और मेयर जुनैद मुत्तू, एसएसपी श्रीनगर राकेश कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद रहे। डिविजनल कमिश्नर पीके पुले भी वहां थे और तफसीलात उन्होंने बताई। डेफिनेटली बिल्डिंग का नुकसान हुआ है, तकरीबन 20% के करीब एरिया जो है डैमेज हो गया है। नया ब्लॉक यहाँ नज़दीक बना रहे हैं। उन सभी स्टाफ का और खास करके जो शहरी यहाँ शिरकत किए उन्होंने जल्दी से जल्दी पेशेंट्स को निकाला, इवैक्यूएट किया। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट भी टाइमली पहुँचा। 7-8 फायर एक्सटिंग्विशर्स उन्होंने लाए हैं। एलपीजी सिलेंडर सब निकालने की बात है, ज़रूरत है, क्योंकि 2 दिन पहले ही अनंतनाग में भी वैसा ही एक हादसा हुआ था जिसमें कि 4-5 लोगों को जो है माइनर इंजरीज आई थी। तो जल्द से जल्द जो एलपीजी सिलेंडर से हीटिंग के लिए यूज़ होते हैं मेरे ख्याल से उसकी बंद करें। अस्पताल अमला मरीजों को महफूज निकालने में कामयाब रहा, जो राहत की बात है, क्योंकि हड्डियों के अस्पताल में मरीजों को इतनी जल्दी बाहर निकालना मुश्किल काम था। सबसे अहम बात इस मामले में ये कि यहाँ पे जो मरीज आते हैं हड्डियों के, उनकी हड्डियाँ टूटी होती हैं, उनकी मोबिलिटी, उनका चलना फिरना काफ़ी मुश्किल होता है और ऐसे में अचानक जब आग लगती है उसमें उनको बचाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसमें यहाँ के मकामी लोगों ने काफ़ी मदद की है। पहले जो अटेंडेंट्स थे, जो तीमारदार थे, तीमारदारों ने बहुत मदद की। उसके बाद जो यहाँ पे आम शहरी हैं उन्होंने मरीजों को बचाने में काफ़ी मदद की। आखिर में सिर्फ इतना कुल मिला के 108 मरीज यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं दीगर अस्पतालों की तरफ। आग पे काबू पाया गया है। इमारत को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। 2.25 घंटे तक यहाँ पे हौलनाक आग लगी रही। सबसे बड़ा मसला इससे जो उभर के आता है, हालांकि इस पर अभी बहस थी, अब इसके बाद बहस होनी चाहिए कि जो कश्मीर में पुराने अस्पताल हैं वहाँ पे आग से निपटने के लिए क्या इंतजामात हैं और एलपीजी सिलेंडर्स, जिससे अनंतनाग में, जैसे यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर ने भी कहा कि अनंतनाग में कुछ दिन कबल ऐसा ही एक वाक़या पेश आया और एलपीजी सिलेंडर्स को अब बाहर निकालना चाहिए और अस्पतालों में आग से निपटने का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर लगातार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा ताज़ा आदादो शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में तकरीबन 6000 नए मामले सामने आए, जबकि इसी अरसे में 11,651 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। जारी आदादो शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 289 मरीजों की मौत भी हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 63,878 है। उधर टीकाकारी मुहिम के तहत 178 करोड़ 55,66,940 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है।
रिवायती ईंधन से हवा में फैलने वाली आलूदगी को कम करने की मुहिम के तहत एनजीटी की हिदायत पर अमल करते हुए महकमे पॉल्यूशन कंट्रोल के नए फरमान ने एनसीआर इलाके में छोटे सनतकारों को फिक्र में मुब्तला कर दिया है। दरअसल महकमा पॉल्यूशन कंट्रोल की जानिब से जारी नई गाइडलाइन के तहत कोयला इस्तेमाल करने वाले कारखानों को 30 सितंबर 2022 के बाद से पीएनजी बायोगैस के इस्तेमाल की हिदायत जारी की गई है। पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो की जानिब से जारी हिदायत के बाद मेरठ में भी छोटे और दरमियाने कारखाना मालिकान और यहाँ काम करने वाले मजदूर कारीगर परेशान हैं। पेश है मेरठ से तंजीर अंसार की ये रिपोर्ट। मेरठ में पेपर मिल जैसी बड़ी सनतों के अलावा कैंची सनत का दारोमदार छोटे कारखानों पर मुनहसिर है, जहां धात को गलाने के लिए भट्टी में कोयले का इस्तेमाल होता है। मेरठ के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद इस तरह के सैकड़ों कारखानों में कैंची ढालने का काम किया जाता है, लेकिन महकमा पॉल्यूशन कंट्रोल के नए फरमान ने कैंची सनत से वाबस्ता कारोबारियों को फिक्र में मुब्तला कर दिया है। कोयले पे डिपेंडेड हैं छोटे कुटीर उद्योग यहाँ पर, और करीबन कई हज़ार लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। समस्या ये है कि गवर्नमेंट ने आदेश तो दे दिया है कि भाई आप कोयले से जो प्रदूषण हो रहा है उसको बंद करिए और एलपीजी या पीएनजी को यूज़ करिए, तो उसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, पाइपलाइंस नहीं डली हुई हैं। गवर्नमेंट का एकदम आदेश आना लोगों को परेशानी का सबब बन गया है। पहले ही रोजगार कम होता जा रहा है और समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वहीं कैंची सनत से वाबस्ता कच्चा माल तैयार करने वाले कारखानों के मालिकान और कारीगरों को बेरोजगारी का खौफ खाया जा रहा है। कम से कम एक कारखाने में 20 कारीगर जुड़े हुए हैं। हमारे कई कारखाने हैं, जो हमारे लेबर लगी 40 जने, उनके परिवार भी हैं, वो सब दिक्कत में आ जाएंगे। अगर कोई योजना निकल ली है, पहले उसकी तैयारी करे, उसके बाद उसको डिक्लेयर करे। क्या ऐसा असर पड़ेगा? अभी तो वैसे काम नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा चल रहा है। अगर ये कोयला भी खत्म हो जाएगा तो फिर बच्चा कुच्चा भी खत्म हो जाएगा। कोयले के बगैर होने का तो नहीं है काम, ये कोयले का ही चलेगा ये काम। बहुत दिक्कत आ जाएंगी, सारा बदलना पड़ जाएगा हिसाब किताब, ये काम हो नहीं पाने का इसके अंदर। फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए एनजीटी और महकमे आलूदगी की मुहिम काबिल सताइश है, लेकिन रवायती ईंधन के इस्तेमाल से चलने वाले कल कारखानों को पीएनजी और बायोगैस सिस्टम के तहत लाने में हिदायत जारी करने से ज़्यादा ज़रूरी इस सिस्टम के तहत लाने के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।